हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 2021 में थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसका सब्जेक्टिव पेपर का रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश में हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलन को डैश चरणों में विभाजित किया गया था? 3 चरणों में। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तेभागा आंदोलन के संदर्भ में सही है? तो इसमें पहला और दूसरा सही है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन था? तो लुई 16वां। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में कहां रखा गया था? तो तुइलरीज पैलेस में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस साल में हुई लुई 16 ने पेरिस के लिए पलायन किया था? तो 1791 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया? तो 1799 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज राजा बनने का वर्ष का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें केवल पहला सही है, लुई 16 1774। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को डैश ने अपने यूरोपीय अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी? तो वे था मंगल पांडे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अधिग्रहण की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है यदि राज्य का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं करते। दिए गए विकल्पों में से वे नीति चुनिए जिसकी यहां पर चर्चा की गई है। तो वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सत्र में कौन शामिल नहीं हो पाए थे? तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया? तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ? तो वह हुआ था बंगाल के विभाजन में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में एक कौन थे? तो वे थे MG राणा रे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो हुआ था 1885 में A.O. हुयूम के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ में जिम्मेदारी डैश में समाप्त कर दी गई? तो 1917 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति से पहले रूसी मजदूर वर्ग काफी हद तक डैश में केंद्रित था? कपड़ा उद्योग पर केंद्रित था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो वो होता निकोलस सेकंड। ड्यूमा जो संसद थी वहां की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डिसम्ब्रिस्ट विद्रोह 1825 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल दूसरा सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स एक डैश विचारक थे? तो वे थे समाजवादी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वे जाना जाता है मार्क्सवाद के रूप में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल दूसरा सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फांसीवाद किस देश में उभरा था? तो फांसीवाद जो उभरा था वो इटली में उभरा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1914 से लेकर 1919 तक रहा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया? तो 1941 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए? तो वह थी वर्साई की संधि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रों के संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक सही कारण है? तो इसमें मंचुकुओं, प्रशासन और गैर अमान्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध द्वितीय से पहले किया गया था? तो इसमें केवल पहला। इसने इटली को 1938 में संलग्न कर लिया था।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेबुलर परिकल्पना डैश द्वारा बताई गई थी, तो वो लाप्लास के द्वारा बताई गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान का निर्माण बलुआ पत्थरों के कार्यांतरण के कारण हुआ था, तो वो था कार्बोनाइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सीमा परत डैश से बनी है, तो है सिलिका और मैग्नीशियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंगल का परिक्रमण काल क्या है, तो 1787 दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल दूसरा सही है, ये तरंग द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है, तो वो होती है क्षोभ मंडल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी भी पिंड में पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण डैश कहलाता है, वो कहलाता है चालन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पवन को हिम भक्षक के रूप में जाना जाता है, वो है चिंकू। पेरी घास मैदान डैश में पाया जाता है, वह उत्तरी अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन प्रचलित है, तो वह है बर्फानी तूफान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के उत्पादन में शामिल नहीं है, तो वह हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं महासागर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें पहला सही है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों ही सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत है, तो वह अरावली रेंज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वह गोदावरी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानसून के पीछे हटने का मौसम डैश के महीने में शुरू होता है, तो वह अक्टूबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती, तो वह आबनूस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महान हिमालय और नम्न हिमालय को डैश द्वारा अलग किया जाता है, वह है मुख्य केंद्रित थ्रस्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा संयोजन भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम के अनुसार सही ढंग से अनुक्रमित है, तो वह गंगा सिंधु महानदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1980 में किस देश ने अपनी जनसंख्या को विनियमित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई थी, तो वह चीन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी उद्योग की अवस्थिति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है, तो वह कच्चा माल और जलवायु दोनों पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में लौह इस्पात उद्योगों की समस्याओं के रूप में पहचाना गया है, तो इसमें तीनों को पहचाना गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबी की फसल डैश में बोई जाती है, तो बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वह पश्चिम बंगाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साधारण निर्वाह कृषि के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है, तो इसमें तीनों ही सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल किस देश में है, तो वह इंडिया में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र नदी तटवर्तीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो वह कोलकाता बंदरगाह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निकट तट क्षेत्र में समुद्री तल से सुनामी लहरों की पानी की ऊंचाई को डैश कहा जाता है, तो वह सुनामी रन अप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक आपदा है, तो वह सुपोषण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपदा का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वह पहला और दूसरा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव से बचने और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एहतियाती उपाय किया जाना चाहिए, तो इसमें दोनों सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का एक प्रकार है, तो इसमें सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सकल नामांकन अनुपात GER किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह है शिक्षा से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश शुल्क आयातित और निर्यात की गई वस्तु के मूल्य पर आधारित है, तो वह मूल्यानुसार।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के नवशास्त्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस क्षेत्र के उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये क्षेत्र डैश है, प्राथमिक क्षेत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में तरल संपत्ति की मांग समय देनदारियों के अनुपात डैश के रूप में जाना जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है? तो वह भारत सरकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो वह बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है M1 लोगों द्वारा रखी गई करेंसी प्लस जनता की मांग जमा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केसी वेयर के अनुसार भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चौथा सही है, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद में डैश विशेषता है? तो वह एकेश्वरवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी प्रणाली का पालन किया जाता है? तो वह किया जाता है बहुदलीय प्रणाली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का चिन्ह हाथी है? तो वह बहुजन समाज पार्टी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदान की आयु को किस वर्ष में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह है 1988। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधीक्षण, निर्देशन और निर्वाचन के नियंत्रण पर डैश निहित है? तो वह भारत का निर्वाचन आयोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही गलत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकारों के कार्यों में डैश की प्रत्यक्ष मध्यस्थता और निरंतर भागीदारी पर आधारित है? तो वह नागरिकों पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है? तो इसमें दोनों ही प्रकार हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषताओं के रूप में नहीं माना जाता? तो वह कुलीन तंत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो वो बोलीविया और पराग्वे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शाही संविधान ने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत एक डैश प्रणाली की परिकल्पना की थी। नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने? तो वह संसदीय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में विधि के समक्ष समता की परिकल्पना की गई है? वह भाग 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो वह सिटीजनशिप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों की संरचना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में शामिल है? तो वह भाग 9। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में शामिल है? तो वह समानता के अधिकार में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद डैश शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है? तो वह 21A। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? भारत के न्यायवादी से संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? तो वह राज्यों का राज्यपाल। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB TGT सोशल साइंस 2021 फीमेल जो 30वीं शिफ्ट में हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट DSSB क्वेश्चन पेपर के रिव्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिस मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।